हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। एमपीसी 001 यानी फर्स्ट पेपर आपका फर्स्ट ईयर का चल रहा है और इसमें हम आ चुके हैं ब्लॉक 3 के फोर्थ यूनिट पर, यानी कि बेसिकली आज जो हमारी ब्लॉक 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ यूनिट का ये सेकंड पार्ट है। आपको ध्यान है, आप फर्स्ट इसका जो प्रीवियस वीडियो पढ़कर आए हैं उसमें हमने लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में बात की थी और आज हम स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्क्रीन में आपके सामने ओपन है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। अभी कुछ यूनिट्स बड़ी अच्छी चल रही हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी फिनिश हो जा रही है, उसमें इतना बड़ा कुछ पोर्शन है नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि लैंग्वेज डिसऑर्डर्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो क्या स्पीच डिसऑर्डर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है? ये पूछे जाते हैं जब आपके संग लैंग्वेज के संग कंबाइन होकर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्पीच डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है जो शॉर्ट नोट में ज्यादा पूछा गया हो। अब देखिए, आने वाले टाइम में तो कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जामिनर का मूड बन जाए और मेरा वीडियो देख लें और सोचे कि ये तो पढ़ा नहीं रही है ढंग से, तो चलो इसको ही डाल देते हैं इसमें। खैर, जोक्स अपार्ट, ऐसे तो कोई मेरा प्लान भी नहीं है। मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। स्पीच डिसऑर्डर्स को आज हम कवर करेंगे, जितने भी हैं छोटे छोटे, थोड़े थोड़े ही हैं। और क्या होते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। अभी स्पीच डिसऑर्डर्स ज्यादातर कैसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं? जब हम कोई भी नॉर्मल स्पीच पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल नहीं होते हैं। किसी भी पर्सन में हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चों में देखने को मिलते हैं। मैंने जब ये यूनिट 4 बिगिन की थी तभी आपको ये बात बता दी थी कि ज्यादातर स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर, लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर डेवलपमेंटल फेज में दिखते हैं। और डेवलपमेंटल फेज कौन सी कहलाती है? बिगिनिंग डेज ऑफ अ चाइल्ड। जो उसकी लाइफ के बिगिनिंग का फेज होता है वही डेवलपमेंटल फेज कहलाता है। वैसे तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, टिल आवर लास्ट ब्रीथ, हमारी आखिरी सांस तक चलता है, लेकिन फिर भी हम उसको बिगिनिंग का ही फेज लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किसी भी बच्चे की जो स्पीच प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करना लर्न करते हैं। लेकिन व्हाट इज नॉर्मल इज द स्पीच ऑफ अ चाइल्ड ऑफ वन एज मे बी अ साइन ऑफ अ प्रॉब्लम इन एन ओल्डर चाइल्ड। स्पीच इज द वोकल अटरेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इज कंसीडर्ड डिसऑर्डर्ड इन 3 अंडरलाइंग वेज। 3 चीजों में हम देखते हैं और इन 3 कैटेगरीज में ही अभी हम अंडरस्टैंड भी करेंगे कि डिसऑर्डर्स होते क्या है। पहला है वॉइस, दूसरा है आर्टिकुलेशन और थर्ड है फ्लुएंसी। इसको एक एक करके अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लेते हैं कि वॉइस डिसऑर्डर्स में हमें क्या अबनॉर्मैलिटी मेजरली देखने को मिलती है। ओवरव्यू है, बाकी तो यही डिटेल में पढ़ना है हमें आगे। पिच, वॉल्यूम, वोकल क्वालिटी, रेजोनेंस, ड्यूरेशन ऑफ साउंड, ये सब वॉइस डिसऑर्डर में आते हैं। मतलब वॉइस से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी। स्पीच साउंड डिसऑर्डर भी कहते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स को, जो कि स्पीच के साउंड्स प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। स्पीच साउंड मतलब प्रॉपर स्पीच का जो साउंड है उसमें प्रॉब्लम आती है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में वो सारी चीजें होंगी जैसे कि नॉर्मल रेट ना हो पाना, रिदम स्पीच की, ये सारी चीजें, स्टटरिंग, ये सारी चीजें जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। वॉइस डिसऑर्डर से शुरुआत करेंगे। Voice involves the coordinated effects of the lungs, larynx, vocal cords and nasal passage to produce recognizable sound। हम सबको पता है कि हम जो बोलते हैं उसमें हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं और हमारी नोज का जो होता है, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तब हम कहीं जाके हमारी आवाज निकल पाती है। ओके, उससे हमारी आवाज जो है रिकॉग्नाइज होती है, निकल तो जाती है लेकिन रिकॉग्नाइज तब होती है। वॉइस कैन दस बी कंसीडर्ड डिसऑर्डर इफ इट इज इनकरेक्टली फोनेटेड और इट इज इनकरेक्टली रेजोनेटेड। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से वॉइस के थ्रू, अपनी वॉइस के हेल्प से प्रॉपर तरीके से थ्रो नहीं कर पा रहे हैं किसी साउंड को, तो वहां पे वॉइस डिसऑर्डर में वो कैटेगरी में आ जाता है। इन द इनकरेक्ट फोनेशन एंड इंडिविजुअल कुड हैव अ ब्रीदी, स्ट्रेन्ड, हस्की और होर्स वॉइस। विद द इनकरेक्ट रेजोनेशन एन इंडिविजुअल कुड हैव हाइपरनेजलिटी और हाइपोनेजलिटी। आपने कभी किसी की आवाज में ऐसा देखा होगा, हालांकि वॉइस सबकी अलग अलग होती है, टोन सबकी अलग अलग होती है, तो किसी की वॉइस को हम ये नहीं कह देंगे कि वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ रही है। ये मार्क्ड तब होती है जब हम उस चीज को, किसी भी वर्ड को, या प्रॉपर एक चेकअप के बाद हम ये कह पाते हैं कि प्रॉपर सर्टेन वर्ड्स को जब कोई पर्सन सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता या उस वॉइस के थ्रू नहीं थ्रो कर पाता। अदरवाइज तो किसी की वॉइस बहुत पतली होती है, किसी की वॉइस जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो किसी की वॉइस सही गलत नहीं होती है, हम उसे सही गलत की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ओके, अब पैरा लैंग्वेज इश्यू भी होते हैं, सच एज यूज ऑफ पिच, वॉल्यूम एंड इनोटेशन आर डाइवर्स फॉर दे आर कल्चरली डिटरमाइंड। Every sound of voice has a possible range of meaning that could be conveyed simple through the voice rather than the words we use। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वॉइस डिसऑर्डर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। वॉल्यूम, हाउ लाउडली और सॉफ्टली वी स्पीक, किस तरह से हमारा बात को कहते वक्त हमारा वॉल्यूम होता है, ये भी वॉइस डिसऑर्डर की कैटेगरी में मतलब आएगा, इसके बेसिस पे हम जज करते हैं। पिच, हाउ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, किसी किसी का बोलना ऐसा लगता है कानों में ड्रिल मशीन लगा दी गई हो, किसी ने लगा दी हो, होता है ना कई बार ऐसे। जैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझे नेहा कक्कड़ की वॉइस से ऐसा सीरियसली फील होता है कि कोई मेरे कानों में ड्रिल मशीन लगा के ऐसा कर रहा है। ऑल्दो शी इज अ वंडरफुल सिंगर, आई मस्ट से, बट कई बार कुछ सॉन्ग में मुझे ऐसा फील होने लगता है। और क्वालिटी की बात करें तो हाईनेस या लोनेस क्या है किसी भी की भी वॉइस में,
रेट क्या है? द स्पीड एट विच वन स्पीक्स, किसी स्पीड पर। आपने देखा होगा कोई लोग बहुत ही तेज बोलते हैं, आप उनकी बात में या तो उनको ही देख पाएंगे या फिर उनकी बात की स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में हमें देखते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत ज्यादा फुर्सत से बोलते हैं कि उनकी बातों के बीच में हमें कुछ सोचने का भी मौका मिल जाता है। तो दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। एक प्रॉपर रेट होना चाहिए जिस पर कोई भी पर्सन बोल सकता है। वैसे मुझे भी कई सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, मैम आप बहुत तेजी में पढ़ा रही हैं। मेरा भी सर थोड़ा सा रेट वाली प्रॉब्लम शायद है। एनीवे, वॉइस डिसऑर्डर्स आर इंटरप्रेटेड वेरियसली इन डिफरेंट कल्चर्स. For instance, in many African cultures, masculinity and femininity are determined by paralinguistic feature. वॉइस के बेसिस पर आपने कई बार ऐसा कहा होगा कि उसकी वॉइस बहुत मेल जैसी है, होती भी है। कुछ फीमेल की वॉइस में आपको मेल का कंपोनेंट जब फील होता है, या फिर मेल की वॉइस में जो है आपको फीमेल वाला थोड़ा सा लगता है कि नाक से ज्यादा बोल रहे हैं या फिर आवाज ऐसी आ रही है, ऐसा भी होता है। A man who speaks in a low volume or a high pitch or a smooth and slow voice would be frowned upon the call upon to speak like a man. मतलब एक मेल जो बात करता है या कोई फीमेल जो बात करती है, तो ये तो खैर हमारे सोशल नॉर्म्स हैं कि एक फीमेल को ऐसी, कोई भी पर्सन हो आराम से बोले, ऐसे बोले, वॉइस की टोन ऐसी हो, तो वो तो हमारे सोशल नॉर्म्स हो गए जो हमने बनाए हुए हैं। बट फिर भी हमारे वर्ल्ड में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बेसिस पर हम किसी को नॉर्मल या abnormal जज कर लेते हैं। स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स पे आते हैं। These involve difficulty in producing specific speech sounds and are subdivided into articulation disorders, जिनको phonetic disorders भी कहते हैं। मतलब किसी भी तरीके का phonemic sound गलत प्रोड्यूस करना। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, जैसे कुछ लोग शा को सा बोलते हैं, वा को बा बोलते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब होता है, सबके साथ में ऐसी प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम होना एक बहुत कॉमन सी चीज है। ये जब तक बहुत ज्यादा बड़ा कोई इशू क्रिएट नहीं करती है किसी के साथ में, तब तक ये एक नॉर्मल चीज है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो शा और सा का सही यूज नहीं कर पाते हैं, पर किसी किसी सिचुएशन में जब उन्हें फोर्स किया जाता है तो वो कर भी लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, मैंने लखनऊ को गलत बोलते हुए सुना है। मैं गलत नहीं बोल पा रही हूँ, सॉरी, पर लोग बोलते हैं, आई एम जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग कि क्या बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं, नखलऊ बोल देते हैं। अभी याद आया, बहुत सारे लोग लखनऊ को नखलऊ बोल देते हैं और बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है और वो वही बोलते हैं, उसे सही बोल ही नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? फोनेमिक डिसऑर्डर को वो कैच किए हुए हैं, यानी कुछ % ही सही, बट वो प्रॉब्लम उनके अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी लर्निंग टू फिजिकली प्रोड्यूस साउंड. Phonemic disorders are characterized by difficulty in learning the sound distinction of a language so that one sound may be used in place of many. जैसे शा की जगह पे सा यूज करना, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे और इसमें कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, दूसरा फोनेमिक डिसऑर्डर है। आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द टंग, लिप्स, टीथ एंड माउथ टू प्रोड्यूस रिकॉग्नाइजेबल स्पीच साउंड। जैसे कि हमने कहा बा, बा में हम क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली हमारे लिप्स मैच हो रहे हैं, बा। लेकिन जब हम व बोल रहे हैं तो व में हमारे लिप्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है जो पर्सन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसका साउंड गलत प्रोड्यूस हो जा रहा है ना। या फिर शा और सा दोनों में दांत और हमारा जो जीभ होती है उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उनका जिस तरीके का टच बनेगा, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये चीजें जब लोग नहीं कर पाते हैं तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लेफ्ट लिप और पैलेट, अ टंग टी, मिसिंग टीथ, अ हैवी टंग। हाँ, ये भी सब वजह होती है। जैसे किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि किसी किसी के दांत में स्पेस ज्यादा होता है, वो हवा उसमें जाती है अंदर, तो उसकी वजह से साउंड कभी कभी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ऐसे भी चीजें होती हैं। तो अगर माउथ रिलेटेड कोई भी ऐसा इश्यू है, टंग से रिलेटेड है, जॉ से रिलेटेड है, लिप से रिलेटेड है, तो साउंड प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम आएगी। ये भी वजह हो सकती है। फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं इन डिसऑर्डर्स के होने के, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्टडी हुई थी, एक मूवी बनाई गई थी स्माइल पिंकी के ऊपर, जिसमें उस अमेरिकन फिल्म मेकर ने बनाई थी, मैगन मिलन ने। और उसके बाद इसको ऑस्कर भी मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। और बाद में स्माइल ट्रेन पिंकी के विलेज में आती है और प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से उसकी वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाता है, जो लिप रिलेटेड उसको इश्यू था। फोनेमिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? आर स्पीच डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल्स हैव ट्रबल फिजिकली प्रोड्यूसिंग सर्टेन साउंड्स. In the general population, phonemic disorders are sometimes called speech impediments. Usually, individuals with phonemic disorder have trouble distinguishing the sound made by certain letters, so that some letters, for example, T, S, or all C's, T's or C's, are always pronounced with an incorrect sound as a substitution. इस तरीके की प्रॉब्लम में फोनेमिक डिसऑर्डर में होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं,
यहाँ पे कैटेगराइज करने की कोशिश की है, मगर ये एक ही कैटेगरी में आते हैं क्योंकि दोनों के साथ ही सेम ही चीज होती है, ठीक है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर पे आ जाते हैं। फ्लुएंसी में क्या होगा, जो हमारी बात है उसकी स्पीड क्या है, फ्लुएंट कितने फ्लुएंटली हम बोल रहे हैं उसको, वो सब चीजें इंक्लूड होती हैं। फ्लुएंसी इन्वॉल्व्स एप्रोप्रिएट पॉज एंड हेसिटेशन टू कीप स्पीच साउंड रिकॉग्नाइजेबल। वैसे भी आपने कई सारे ऐसे करके मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं जिसमें कॉमा लगा देते हैं तो बात बदल जाती है ना, ऐसे करके कुछ आपने भी कुछ ना कुछ देखा सुना होगा। तो हमारी बात ही बदल जाएगी, हमारा स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन what pauses or fluency we are using in our statement. Fluency disorders are more prevalent in children and they are due to a combination of familial, psychological, neurological and motoric factors. ये सारे reason होते हैं। Communication का जो social nature होता है that is affected when one has disfluent speech. Human beings are social and they spend much of their time together. They first learn how to communicate in a social setup, for instance with parents, siblings, relations or friends. Socialization is adversely affected if one has a fluency speech disorder. जिन लोगों के साथ में बात करने का जो उनका तरीका है, स्पीच का जो रेट है प्रॉपर नहीं है, या अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, तो सुनने वाले पर्सन का इंटरेस्ट पूरी तरीके से चला जाता है। किसी भी पर्सन को अपनी बात में बांधे रखने की जो कला है ना, उसमें हमारे बात को कहने की जो फ्लुएंसी है वो बहुत मैटर करती है। तभी तो पर्सन हमसे जुड़ा रहेगा। अभी हम ब्रेक लेते रहेंगे आराम से तो कोई भी पर्सन उठ के चला जाएगा, बोलते रहो आराम से हम जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अगर किसी के भी साथ हो रही है। आते हैं एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच की तरफ। एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच जो कि वर्बल एप्रेक्सिया या डिस्पेरेक्सिया भी हम उसको बोलते हैं, एक स्पीच डिसऑर्डर होता है जिसमें पर्सन को ट्रबल होती है कहने में, जो वो करेक्टली कहना चाहता है वो नहीं कह पाता है। द सिवियरिटी ऑफ एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। नॉर्मल से काफी ज्यादा हो सकता है। दो टाइप का स्पीच एप्रेक्सिया होता है, एक्वायर्ड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच एंड डेवलपमेंटल एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। एक्वायर्ड में क्या होता है, कैन अफेक्ट अ पर्सन एट एनी एज ऑल्दो इज मोस्ट टिपिकली अकर्स इन अडल्ट्स। ये किस वजह से होता है, जब ब्रेन के कुछ पार्ट्स में डैमेज हो जाता है जो कि स्पीकिंग से रिलेटेड पार्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, एंड इन्वॉल्व्स द लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीच एबिलिटीज। इसकी वजह से उस समय पे जो स्पीच एबिलिटीज होती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से हम ये वाला एप्रेक्सिया देखने को हमें मिलता है। द डिसऑर्डर में रिजल्ट फ्रॉम अ स्ट्रोक, हेड इंजरी, ट्यूमर और अदर इलनेस अफेक्टिंग द ब्रेन। Acquired apraxia of speech may occur together with muscle weakness affecting speech production or language difficulties caused by damage to the nervous system. ये चीज हमें acquired apraxia में देखने को मिलती है कि मसल्स की वीकनेस हो जाना जिसकी वजह से स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होना बेसिकली, तो वो हमारा एक्वायर्ड में आता है। डेवलपमेंटल में क्या होता है, ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है जो कि बर्थ से मोस्टली प्रेजेंट होती है। ये बॉयज में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। स्पीच डिसऑर्डर गोज बाय सेवरल अदर नेम्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल वर्बल एप्रेक्सिया, डेवलपमेंटल वर्बल डिस्प्रेक्सिया, आर्टिकुलेटरी एप्रेक्सिया, कई सारे नाम हैं इसके। ये कहते हैं कि DAS इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नोन एज अ डेवलपमेंटल डिले ऑफ स्पीच। जनरली बच्चों का स्पीच में डिले हो जाता है डेवलपमेंटल फेज में, उससे ये डिफरेंट होता है डेवलपमेंटल एप्रेक्सिया। क्या डिफरेंट होता है, in which a child follows the typical path of speech development but does so more slowly than normal. DAS का जो cause है अभी भी known नहीं है। Some scientists believe that DAS is a disorder related to a child's overall language development, ऐसा मानते हैं। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, जो कि प्रॉपर सिग्नल ही नहीं भेज पाता है, जिसकी वजह से स्पीच डिटोरिएट होती है। ब्रेन इमेजिंग एंड अदर स्टडीज हैव नॉट फाउंड एविडेंस ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन लेजन्स एंड डिफरेंसेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर। जो DAS से सफर करते हैं बच्चे वो आर दे हैव फैमिली मेंबर्स हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इस तरीके की कोई ना कोई डिसेबिलिटी उनकी फैमिली में देखी गई है, जेनेटिकली मिलता है। पीपल विद ईदर फॉर्म ऑफ एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में हैव डिफिकल्टी पुटिंग sounds and syllables together in the correct order to form words. They also tend to make inconsistent mistakes when speaking. बातचीत करते वक्त काफी प्रॉब्लम उनके अंदर देखने को मिलती है। जो भी एप्रेक्सिया से सफर करते हैं, मतलब वो किसी भी टाइप के कैटेगरी का हो, दे मे से अ डिफिकल्ट वर्ड करेक्टली बट देन हैव ट्रबल रिपीटिंग इट। एक बार बोल तो दिया उस वर्ड को लेकिन फिर रिपीट करने में प्रॉब्लम आती है। दे मे बी एबल टू से अ पर्टिकुलर साउंड वन डे एंड हैव ट्रबल विद द सेम साउंड द नेक्स्ट डे। तो किसी ना किसी फॉर्म में उनके अंदर हमें वर्ड्स के साथ में स्पीच को लेकर कुछ ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है और यही सब चीजें इसमें दी हुई हैं। आ जाते हैं डिस्प्रोसिटी की तरफ और इसके बाद हम बात करेंगे डिसैर्थिया के बारे में। एंड आई थिंक लास्ट वन हमारा नहीं, यही लास्ट है, यही फाइनल है। तो आ जाते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डिस्प्रोसिटी इज द रेयरेस्ट न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर। काफी कम देखने को मिलता है लेकिन ये काफी रेयर है क्योंकि पर है ये भी न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर। होता ये भी इसी वजह से है जब
ब्रेन रिलेटेड कोई इश्यू होता है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से डिस्प्रोसिटी देखने को मिलता है. It is characterized by alteration in intensity in the timing of utterance segments and in rhythm, cadence and intonation of words. It changes to the duration, the fundamental frequency and the intensity of tonic and atonic syllables of the sentence spoken, deprived an individual's particular speech of its characteristics. Disprosity जिस भी पर्सन में देखने को मिलता है, उनकी बात करने के तरीके में, इंटेंसिटी में हमें काफी ऑल्टरेशन देखने को मिलेंगे, टाइम गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर इनोटेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो देखने को मिलता है. इसके अलावा ये जो एक प्रॉब्लम है डिस्प्रोसिटीज को स्पीच थेरेपी की हेल्प से काफी हद तक रिकवर करने की कोशिश की जाती है, बट क्योंकि ये रेयर है तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा अभी इसकी फील्ड में भी कोई बहुत ज्यादा ऐसे ना तो प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, ना ही वर्क हुआ है. इसके कॉजेज की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल पैथोलॉजीज, ब्रेन वस्कुलर एक्सीडेंट्स की वजह से या ट्रॉमा की वजह से देखने को ज्यादातर मिलता है, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से. आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, विच इज डिसार्थ्रिया. और डिसार्थ्रिया एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है. इट इज अ वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ स्पीच जिसको हम बोल सकते हैं. Muscles caused by damage to the nerves or brain. The types and severity of dysarthria depends on which area of the nervous system is affected. ये depend करता है कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपका जो ब्रेन में रिलेटेड इश्यू हुआ है उससे एसोसिएटेड ये हो जाता है. A person with dysarthria may experience any of the following symptoms depending on the extent and location of damage to the nervous system, जिसको slurred हम बोलते हैं, slurred speech बोलते हैं, या फिर slow rate of speech हो जाना, rapid rate of speech हो जाना, नंबलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलना, टंग लिप जॉ मूवमेंट जो है वो प्रॉब्लम में लगना, या फिर अबनॉर्मल इनोटेशन होना स्पीकिंग में, वोकल क्वालिटी में चेंज आ जाना, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं. अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कैन इवेलुएट अ पर्सन विद स्पीच डिफिकल्टीज एंड डिटरमाइन द नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. एसएलपी जो होते हैं यानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीज पे वर्क करते हैं. दे फिगर आउट कि किस तरीके से प्रॉब्लम हुई है या फिर क्यों उसको हुई है और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Children with isolated speech disorders are often helped by articulation therapy, in which they practice repeating specific word, बार-बार words को repeat करना, words, sentences, phrases इनको repeat कराया जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम की तरह से यहाँ पे पहले नजर आ रहा होता है. इसकी हेल्प से फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स भी जो है वो रिकवर हो जाते हैं. Delayed auditory feedback, in which shutterers hear an echo of their own speech sound, has also been effective. अपनी आवाज को वापस से सुनने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं. When a speech problem is caused by series or multiple disabilities, a neurodevelopmental approach which inhibits certain reflexes to promote normal movement is often preferred. बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, मोटर काइनेस्थेटिक अप्रोच यूज होती है, बायोफीडबैक यूज होता है. ये सब टेक्निक्स के नाम हैं जिनकी हेल्प से कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पीच से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है. तो इसी के साथ हम इस यूनिट को कवर कर लेते हैं. हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ से. ब्लॉक 4 इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो वहां पे हम बात करेंगे कैसे कैसे चीजें होंगी. ये सब कुछ आप एक बार क्विकली रिव्यू कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है, सम अप करने की कोशिश की गई है. तो जो भी चीजें आपको कुछ डिफिकल्ट लग रही थी वो यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएंगे. यूनिट एंड क्वेश्चन में ही आपके सारे होमवर्क के क्वेश्चन है, आप यहाँ से प्रिपेयर करेंगे. मैंने आपको बताया था ब्रोकाज और वर्निक्स अफेजिया काफी पूछा जाता है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा. वैसे वो फर्स्ट पार्ट में था. और इसी के साथ हम ये आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. और अब मैं मिलूंगी आपसे 4th ब्लॉक के साथ में, जिसकी 4 यूनिट्स हैं अगेन. तो अप्रॉक्स 8 to 12 वीडियोस में हमारा नेक्स्ट पूरा ब्लॉक कंप्लीट होगा, और उसके बाद हमारा कहीं जाके एमपीसी 1 कंप्लीट हो पाएगा. अभी भी हम एमपीसी 1 का 25% अभी भी बचा हुआ है. 3 ब्लॉक्स में हमने 75% कवर कर लिया है. तो आई होप कि इन वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल रही होगी. कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, एनीथिंग यू वांट टू से, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स बॉक्स. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.